जी, ये जो आपके क्लास टेस्ट हुए थे ना, वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और 9 क्लास टेस्ट लिए हमने। उसके अलावा एक मेरा ख्याल में कोई शायद असेसमेंट हुई थी, एक टर्म टेस्ट हुआ था, और वो बहुत कम लोगों ने दिए हैं। तो उनमें अगर किसी को मसला हो तो अलग से पूछना, लेकिन क्लास टेस्ट मेजॉरिटी बच्चों ने दिए ही होते थे, तो उसको मैं सारे टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। टेस्ट नंबर 1 जो था, ये था ईओक्यू वाले चैप्टर से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था। मैं इसमें ना आपको साथ साथ बल्कि ये अलग से कर लेता हूँ। जी, ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपके सामने आता रहेगा। तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो सामने स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे है, वही आपकी स्क्रीन पे होगा। तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन ही में जो नज़र आ रही होंगी वही चीज़ें बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको 2021 का बजट डाटा दिया हुआ है। परचेज प्राइस है, उसके अलावा नॉन रिफंडेबल, ये परचेज कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज ये हैं। फिर पूरे साल की सेल्स अमाउंट भी बताए हुए हैं और यूनिट्स भी बताए हुए हैं। बाकी इसके अलावा ऑर्डर कॉस्ट है। अच्छा, अब देखिए, ऑर्डर प्लेसमेंट चार्जेस पर ऑर्डर है, रेलिवेंट है। ब्रोकर कमीशन पर यूनिट है, तो रेलिवेंट नहीं है। फिक्स्ड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है, रेलिवेंट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन पर ट्रिप है, ये रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है, रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट 10% है, रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है। और लीड टाइम और डिमांड पर डे क्यों दिया, डिमांड पर वीक क्यों दिया हुआ है, ये पार्ट बी के लिए दिया हुआ है। पहले पार्ट ए ईओक्यू देखते हैं। तो ईओक्यू में हमें 2 इंटू एनुअल डिमांड चाहिए, तो वही जो सेल्स है ना, आपको ये सेल्स 140, तो यही 140 ये यहाँ पर एनुअल डिमांड आ गई। बाकी रही बात ये ऑर्डर कॉस्ट की और ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की, ये इधर वर्किंग 1 देख लेते हैं। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर ये रेलिवेंट थी, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये रेलिवेंट थे। तो वर्किंग 1 में ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट आ गई। इसी तरह से होल्डिंग कॉस्ट के अंदर ये जो स्टोरेज कॉस्ट सवाल के अंदर दी हुई है 225, और फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट किस पे लगनी है, परचेज कॉस्ट पे। तो ये वर्किंग 2.1 देखिए, 2400 जो परचेज प्राइस दी हुई है ये वाली, और उसमें प्लस किया हुआ है 6.25 ड्यूटीज, ये 6.25 ड्यूटीज ये आ गई परचेज कॉस्ट। और इस परचेज कॉस्ट पे 10% लगा लिया ये वाला, तो फाइनेंस कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट बन गई। और इसको फार्मूले में पुट किया तो बाकी काम तो कैलकुलेटर ने करना है, आपने कौन सा हाथ से करना है। 5600 ईओक्यू। पार्ट बी में पूछा हुआ था कि आरओएल बताएं। अच्छा, आरओएल हमने अगर ऑप्शंस में से चूज करना होता है तो फिर हमें जो ऑप्शंस कही होती है उनमें से चूज करना होता है, लेकिन अगर खुद आरओएल ढूंढना है तो फिर हमें ऑप्शंस खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो जो पॉसिबल डिमांड लेवल हैं वो ऑप्शंस हैं। जैसे 2750, अच्छा अब ये पर वीक है और लीड टाइम 6 है, तो हमने टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम देनी होती है। तो देखिए, हर एक को 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी हम मजीद लाते हैं, जो होती है एवरेज इनटू एवरेज करके। तो एवरेज इनटू एवरेज किया, देखिए इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके समेशन पी एक्स कर लिया, ये एवरेज आ गया। और लीड टाइम तो 6 है ही, तो एवरेज इनटू एवरेज एक ये ऑप्शन बन गई। तो 3 ये है जो सवाल में दी हुई है, और चौथी ये हमने जो खुद बना ली है। इन 4 में से हम टाइम बचाने के लिए 2 उड़ा देते हैं। कैसे, आपको कहा था कि जो एवरेज इनटू एवरेज वाली ऑप्शन आ रही होती है उससे नीचे वाली सब उड़ा दें। तो देखें नीचे नोट लिखा हुआ है कि 14280 से जो कम है 11400 और 13500, इनको हम इग्नोर कर देंगे। 14280 के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, और इसी तरह से 16500, ये 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों पे सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व किया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट निकाली हुई है, इसमें चूंकि सेफ्टी स्टॉक आया नहीं 0, तो होल्डिंग कॉस्ट 0। फिर इसके अलावा स्टॉक आउट निकाल के ये 222 आ गया, और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, 888 यूनिट्स आ गए, और उनको आगे फिर
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, कैसे निकली? ये जो आपको सेल प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस नहीं दी हुई, सॉरी, सेल्स दी हुई है 371 मिलियन, तो 140 से डिवाइड करके सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। और ये देखिए वर्किंग, इधर वर्किंग 3 सेल प्राइस पर यूनिट आ गई, और उसमें से वो जो परचेज कॉस्ट ऊपर निकाली थी हमने वो माइनस कर दी, ये निकाली थी ये इधर 25-50, ये माइनस कर दी, तो बाकी रह गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यही स्टॉक आउट कॉस्ट है। तो इस स्टॉक आउट कॉस्ट, इधर गया ये स्टॉक आउट के यूनिट्स, स्टॉक आउट की कॉस्ट पर यूनिट, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालें? ये एनुअल डिमांड है हमारी, और ईओक्यू अभी भी ऊपर पार्ट ए में निकाल चुके हैं, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से 16,500 के ऊपर भी सॉल्व किया हुआ है। तो चूंकि टोटल कॉस्ट 16,500 पे कम निकली है, इस पे निकलती है 222, इस पे निकलती है 1065, तो इसलिए ऑप्शन ये दूसरी वाली बेहतर है। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 2018 का डेटा भी बताया हुआ है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अंदर जो पूछा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट EOQ 2019 का पूछा हुआ है। तो फिर ये 2018 का डाटा क्यों बताया? इसलिए बताया है क्योंकि ये जो 2019 का डाटा है ना, ये सारा, इसके अंदर देखें आपको कहा हुआ है ये इतना इंक्रीज कर जाएगा। तो किससे इंक्रीज कर जाएगा? जो पिछले साल होता था। तो इसलिए हमें पिछले साल वाली फिगर्स निकालनी पड़ेंगी। EOQ निकालने के लिए 2 चाहिए, 2 आपको पता है क्या होता है, इनटू एनुअल डिमांड चाहिए। देखें 2019 में कहा हुआ है एनुअल डिमांड 20% बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी? जो 2018 में थी। तो आपको पहले 2018 की डिमांड निकालनी पड़ेगी। 2018 के डाटा पे आ जाते हैं। 2018 में आपको ना ही ये कोई बात की है कि EOQ कितना था, बस कहा है कि EOQ कैलकुलेट हुआ है बस, वरना EOQ के फार्मूले से हम एनुअल डिमांड निकाल लेते। तो आपको याद होगा एक सवाल भी किया हुआ है इस तरह का कि अगर EOQ फॉलो होता हो और सेफ्टी स्टॉक ना हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है। ये एक दफ़ा क्लास में सवाल भी कराया था। तो इसी को बेस बना के देखिए 2018 में टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर। अच्छा, टोटल ऑर्डर कॉस्ट हमें पता है कैसे, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1500 रुपये पर ट्रिप, ये रेलिवेंट है। परचेज कमीशन चूंकि परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस है तो इसने तो फिर ऑर्डर कॉस्ट में रेलिवेंट नहीं होना। फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की फिक्स सैलरीज हैं, ये भी रेलिवेंट नहीं है। अदर वेरिएबल कॉस्ट 200 पर ऑर्डर, ये भी एक रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। तो रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट हो गई 1501 और 201, ये हो गई पर ऑर्डर कॉस्ट। और टोटल ऑर्डर कॉस्ट तक पहुंचना है तो इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो वो आपको ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉइंट 1 में दिए हुए हैं। ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे टोटल ऑर्डर कॉस्ट बन गई। राइट साइड पे आनी है टोटल होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है टोटल होल्डिंग कॉस्ट का एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? OQ/2, और हम चूंकि EOQ फॉलो करते हैं तो EOQ/2 और इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। अब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर आपको पॉइंट नंबर 3 के अंदर ढूंढनी पड़ेगी। एक है 50 रुपये पर यूनिट पर ईयर और एक है स्टोर का रेंट। तो स्टोर का रेंट रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, तो सिर्फ ये 50 है। तो यहाँ 50 रख के इस इक्वेशन को रीअरेंज करके EOQ फाइंड कर लिया। अब EOQ 1020 है, और ये यहाँ सवाल में बताया हुआ है पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि हम साल में 15 दफ़ा चीज़ें मंगवाते हैं। तो EOQ इंटू 15, तो ये एनुअल डिमांड निकल आई। अब ये 2018 की एनुअल डिमांड है। 19 में ये 20% बढ़ जाएगी। तो देखिए ये 20% 15,300 को बढ़ा लिया। फिर ऑर्डर कॉस्ट के बारे में, पिछले साल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट थी, लेकिन अगले साल अब उसको पर ट्रिप से पर यूनिट कर दिया गया है, इसलिए अब नहीं रही वो रेलिवेंट। इसी तरह से वो जो अदर वेरिएबल कॉस्ट होती थी वो अब 340 रुपये तक हो गई है। पिछले साल होती थी वो 200 रुपये, अब वो 340 तक बढ़ गई है। तो बस अब सिर्फ वही रेलिवेंट रह गई है। तो ऑर्डर कॉस्ट हो गई 340।
होल्डिंग कॉस्ट पिछले साल जितनी थी अब उससे 15% बढ़ गई है, तो 50 रुपए को इंटू 1.15 कर लिया। रेंट बढ़ता है बढ़ता रहे, रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए रेंट का कुछ नहीं किया। इस फार्मूले में नई फिगर्स पुट की और 2019 का EOQ आ गया, और ये था टेस्ट 1। अब आते हैं टेस्ट 2 पे। जी, टेस्ट 2 के अंदर क्या है, आपको बजट ओवरहेड दिए हुए हैं, और चूंकि सारे ही टोटल हैं तो इनको हमें इन डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट एक तो थी OAR, उसके अलावा पार्ट बी के अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने थे। तो OAR निकालने के लिए हमें इन ओवरहेड्स को इन 3 PDs में बांटना पड़ेगा। ये 3 PDs हैं, इसमें से हमें देखना पड़ेगा बेस्ट इंफॉर्मेशन कौन सी है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की, बिल्डिंग का जो खर्चा होता है वो बिल्डिंग के एरिया पे डिपेंडेंट होता है। तो देखिए डेप्रिसिएशन को ये एरिया पे बांटा हुआ है। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, इसके लिए बेस्ट बेसिस होती है वैल्यू, क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो आपको ये कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की रेशियो में बांट दिया। उसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर आपको सवाल में वैसे ही गिवन है, ये इनडायरेक्ट लेबर गिवन है। फिर आपको इंश्योरेंस बिल्डिंग, अगेन बिल्डिंग, और बिल्डिंग का खर्चा है तो ये एरिया पे बांटा हुआ है। पावर, कभी ये मशीन आवर्स पे भी बांट देते हैं, लेकिन उससे बेहतर होता है कि जब आपको पावर कंजम्पशन इटसेल्फ बता दिए, जैसे किलोवाट आवर्स, ये होते ही पावर कंजम्पशन है, तो इसकी रेशो में बांटेंगे, तो इसको किलोवाट आवर्स की रेशो में बांटा हुआ है। जनरल लाइट, जनरल लाइट होते हैं पंखे लाइटें, तो टेबल के सब, ये जो दूसरा टेबल है सबसे आखिरी वाली लाइन है लाइट पॉइंट, यानी कितने पंखे लाइटें लगे हुए हैं, तो जितने पंखे लाइटें हैं उस हिसाब से बांटना चाहिए, तो इसको लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांटा हुआ है। और रिपेयर्स प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी ज़्यादा रिपेयर होगी, तो इसलिए इसको मशीन आवर्स पे बांटा हुआ। ये ओवरहेड्स बांट लिए सब में। उसके बाद सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट, इसमें तो मैं क्या बताऊं, ये तो इस कैलकुलेशन से ही बांटना था, और बांटना था इसमें सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसमें फिर वैसा मसला नहीं था कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि क्या करना है, तो पहले मेंटेनेंस को बांटना था फिर कैंटीन को बांटना था, या उल्टा बोल दिया। ये रिसीविंग डिपार्टमेंट है या ये रिसीविंग डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि जहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखे हुए कॉलम में, इसका मतलब कॉलम्स जो हैं वो रिसीविंग हैं, तो कैंटीन मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है, मेंटेनेंस कैंटीन को सर्विस नहीं दे रहा। तो इसलिए पहले हमने जब ओवरहेड्स बांटे तो पहले कैंटीन को बांटा, उसके बाद मेंटेनेंस को बांटा। और इनको बांटना किस तरह से, ये परसेंटेजेस बताई हुई। ये बंट गए ओवरहेड सारे के सारे, और सारे ओवरहेड सिमट के ये टोटल ये 3 PDs में आ गए। अब इन PDs के लिए बेस क्या रखनी है, जो बेस है वो आपको ये सवाल में बताई हुई है, लेबर, मशीन और लेबर। और जहां तक मशीन आवर्स की बात है, ये तो मशीन आवर्स, ये इधर देखिए, ये मशीन आवर्स ये दिए हुए हैं, तो स्टिचिंग के मशीन आवर्स 36,000 ये तो गिवन है, तो देखिए यहाँ पर 36,000 लिख लिया। अब रहा मसला कि लेबर आवर्स किधर गिवन है, तो लेबर आवर्स गिवन नहीं है, आपको बजटेड लेबर कॉस्ट गिवन है, ये देखें, और साथ ब्रैकेट के अंदर बोल्ड करके 800 पर आवर लिखा हुआ है। तो अगर आप इस लेबर कॉस्ट 45 मिलियन रुपीस को 800 रुपए से डिवाइड करेंगे तो आवर्स आ जाएंगे, वो बनते हैं 56,250। इसी तरह फिनिशिंग 24 मिलियन रुपीस 800 से डिवाइड करेंगे तो ये 30,000 आवर्स आ जाएंगे, और टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय ये, तो ये OAR पर आर बन गया। ये ऊपर 84 मिलियन है, तो उसको 6 जीरो लगाने नहीं भूलना। पार्ट बी में पूछा हुआ था कि ये इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल लें। अच्छा, अब हम OAR पर आर निकाल चुके, एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, इससे आ जाएगा अप्लाइड। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने अप्लाइड निकाला, ये OAR वही ऊपर से देख के लिखे हुए हैं, और एक्चुअल आवर्स, इसका और इसका बेस चूंकि लेबर आर हैं, तो मैंने देखें सवाल से ये एक्चुअल लेबर आर उठाए 51 और 31,
51 और 31, जबकि स्टिचिंग की बेस मशीन आवर्स है। तो मैंने सवाल से एक्चुअल मशीन आवर्स उठाए 34,000, ये 34,000, और OAR को एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये अप्लाइड FOH बन गया ये। और अंडर ओवर अप्लाइड रिवर्स चल रहे हैं, अंडर ओवर अप्लाइड से एक्चुअल तक जाना है। तो अंडर ओवर अप्लाइड दिए हुए, उसने बता दिया क्या ओवर है और क्या अंडर है। तो जो नेगेटिव है उसने वो ओवर कहा हुआ है और जो पॉजिटिव है उसको अंडर कहा हुआ है। ओवर का मतलब है कि अप्लाइड ज्यादा है तो एक्चुअल कम होंगे फिर, और अंडर का मतलब है कि अप्लाइड कम है तो फिर इसका एक्चुअल ज्यादा होंगे। तो ये ऐड कर लिए, अप्लाइड में अंडर अप्लाइड ऐड कर लिए तो एक्चुअल बन गए, क्योंकि अंडर अप्लाइड है ना तो अप्लाइड एक्चुअल से कम है, इसलिए एक्चुअल तक जाना है तो वो ऐड करना पड़ा। और ओवर अप्लाइड मतलब अप्लाइड ज्यादा है तो एक्चुअल तक पहुंचना है तो उसको लेस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डबल एंट्रीज हैं, ये वो कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन वाला सवाल है। पहली ए, अच्छा ये जो आपको टेबल में दिया हुआ है ना, ये वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस दिया हुआ, BD बैलेंस दिया हुआ, वर्क इन प्रोसेस का BD बैलेंस दिया हुआ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है, ये असल में ना एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट सवाल था, तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें उठाई थी। तो हाँ, ये ऊपर मेंशन होना चाहिए था कि ये वर्क इन प्रोसेस है स्टार्ट ऑफ मार्च का, ये मेंशन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं जी, माजरत कबूल कर लें। पॉइंट ए, मटेरियल परचेज किया है 22,000 रुपए। ये जो लिखा है ना N30, आपने इंट्रो में सीखा होगा, N30 का मतलब होता है कि क्रेडिट पीरियड 30 दिन है और पैसे वैसे कोई नहीं, डिस्काउंट कोई नहीं मिलना। तो मटेरियल परचेज किया है 22,000 का, तो देखिए मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। डेट्स नहीं है, डेट्स दी होती हैं तो आप डेट की एंट्री लिखते, डेट्स नहीं है तो मैंने सिर्फ ये ABC लिख लिया। अच्छा पार्ट बी, पार्ट बी में मटेरियल प्रोडक्शन को इशू हुआ है 21,000 का। जब 21,000 इशू हुआ है तो देखें मटेरियल में क्रेडिट 21,000 आ रहा है, ये मटेरियल में क्रेडिट 21,000 आ रहा है। अब देखना डेबिट कहां कहां हो रहा है। ऑफ दिस अमाउंट, यानी अब इसका डेबिट बता रहे हैं, 2400 इनडायरेक्ट मटेरियल था तो इसका डेबिट चला गया FOH कंट्रोल, ये 2400 FOH कंट्रोल आ गया। बाकी डायरेक्ट मटेरियल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। अब ये जॉब्स बताई हैं, और जॉब्स में आपको सिखाया हुआ है कि जो वर्क इन प्रोसेस होता है वो हर जॉब का अलग होता है। तो ये जो तीनों जॉब्स के अमाउंट बताई हुई हैं, इनको अपने अपने वर्क इन प्रोसेस में डेबिट कर लिया, ये अमाउंट्स गिवन है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर सी, मटेरियल जो इशू किया था वो फैक्ट्री से यानी प्रोडक्शन से स्टोर में वापस आ गया। अब जब स्टोर में वापस आ गया तो इशू वाली एंट्री रिवर्स हो गई, तो ये जो इशू वाली एंट्री की थी ये रिवर्स हो गई। कितना वापस आया, ये वापस आया है जी 600 रुपये टोटल, तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट 600। कहाँ से आया है, 200 आया है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो FOH कंट्रोल क्रेडिट ये 200, और बाकी जो 400 है वो 622 जॉब से आया है, तो 400 रुपये 622 के वर्क इन प्रोसेस में क्रेडिट। डी है मटेरियल वापस कर दिया, यानी जो परचेज किया था वापस कर दिया, तो जो परचेज की एंट्री थी वो रिवर्स कर दी, इन्वेंट्री क्रेडिट पेएबल डेबिट। फिर ई में क्या हुआ कि जो पे रोल है 18.5% काटने के बाद 30,970 है, तो टोटल कितना था, तो 30,970 को 18.5 कटा हुआ है ना, यानी ये 81.5 है, तो इसको 81.5 से ग्रॉस करेंगे तो टोटल निकलेगा। ये देखें 81.5 से इसको ग्रॉस किया हुआ है, वो आता है 38,000। ये इधर ग्रॉस कर का मैंने फार्मूला दिखा दिया और नीचे उसको एज इट इज मैंने इस्तेमाल कर लिया 38,000। अब इस 38 में से देखें ऑफ द पेरोल डायरेक्ट लेबर 55, इनडायरेक्ट लेबर 20, ये 75 हो गया फैक्ट्री का, 15 सेल्स के लोग और 10 एडमिन के लोग, तो 25 हो गया एडमिन सेलिंग का। तो उस 38,000 में से 25% एडमिन सेलिंग को डाल दिया और 75% मैंने वेजेस कंट्रोल को डाल दिया, और इसके अगेंस्ट जितना टैक्स कटा, टैक्स कितना कटा था 18.5%, तो इसका जो टैक्स कटा वो 18.5% वो विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल को चला गया और बाकी पेएबल आ गया, और अगली एंट्री में इस पेएबल को देखें पे कर दिया। बाकी रही बात वो जो वेजेस कंट्रोल था उसका क्या करना है, तो उसको तोड़ने के बारे में पॉइंट F दोबारा 55% डायरेक्ट लेबर, यानी 55% ने वर्क इन प्रोसेस में जाना है, और जो बाकी 20% है
अच्छा, अब ये जो 55 और 20 है, ये मैं इस 28,500 पे 55 और 20 लगाऊंगा? नहीं, 38 का 55 और 20। तो ये जो 28,500 है ये पूरा इधर क्रेडिट हुआ। अब इसमें डेबिट, इन जॉब्स को कितना डेबिट जाना है इसके बारे में पॉइंट नंबर एफ में ही बता दिया हुआ है। 6420, 8160 और 6320 ये बता दिया, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर दिया। अगर आप वैसे एमी चेक करना चाहें ना तो आप 38,000 पे, ये 38,000, इसका 55% लगाएं तो यही बनेगा। फिर इस 38,000 का 25% लगाएं तो यही बनेगा जो इधर लिखा आ रहा है, 20। 38,000 का 20% लगाएं, ये जो इनडायरेक्ट में जाना था, तो ये 20% ही है जो 7600 बनता है। वैसे इनका डिफरेंस ले लें तो भी 7600 आएगा, तो उसको मैंने बैलेंसिंग कह दिया। ये हो गया नंबर एफ। जी में क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बताए हुए हैं एक्चुअल 5500, लेकिन कहा है कि जो ऊपर बताए ना अगर कोई, तो इनके अलावा हैं, अदर देन एनी प्रीवियसली मेंशन्ड। तो ये है 5500 के, इनमें क्या क्या है। अब ये जो एक्चुअल है इनका डेबिट तो एफएच कंट्रोल में ही जाना है। देखें एफएच कंट्रोल में डेबिट हो रहा है 5500, तो फिर ये आगे क्यों बताया हुआ है? इसलिए बताया ताकि क्रेडिट किधर जाए। तो इस 5500 में से 2000 डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब 2000 क्रेडिट होना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर उसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, क्या हो गया, अच्छा डेप्रिसिएशन टोटल बताई हुई है 2000। फिर 250 रुपए है प्रीपेड इंश्योरेंस है जो इस्तेमाल हुई है, एक्सपायर हुई है यानी इस्तेमाल हुई है, तो इसका क्रेडिट प्रीपेड इंश्योरेंस में जाएगा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस में चला गया 250 रुपए। और जो बाकी हैं दी रिमेनिंग 3250 वो अभी तक नहीं दिए यानी उधार, तो इसके लिए पेएबल क्रेडिट हो गया, एक्सपेंसेस पेएबल। ये मैंने पॉइंट जी बताया है। चलिए अब आते हैं पॉइंट एच पे। पॉइंट एच है अप्लाइड। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80% हमने एफएच अप्लाई करना है। अब देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके लिए उन्होंने कि जो मार्च में लेबर कॉस्ट आई है ना, जो अभी अभी ऊपर एंट्री में की है ना, ये वाली, यही वाली, इसी का 80%। देखें इन्हीं तीन फिगर्स को ब्रैकेट में लिखे, इसका 80% लगा लिया, ये बन गया एफएच अप्लाइड। और वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है और एफएच कंट्रोल क्रेडिट होता है, तो इनका सम करके एफएच कंट्रोल क्रेडिट कर दिया। उसके बाद कहा कि पॉइंट नंबर आई में कि ये दो जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं, ये दो जब कंप्लीट हो गई तो फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब इसके लिए इनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट के लिए की हुई है वर्किंग वन इधर। अच्छा अब देखें, जो जॉब 21 है ये इसका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहले ही था, पहले इस पे इतना काम हो चुका हुआ था, प्लस आप एंट्रीज में देखें कहां कहां जॉब 621 डेबिट हुई, तो ये हुई है एक 5300, फिर उसके अलावा ये 6420 और फिर ये 5136, ये डेबिट्स हुए हैं। तो इन सबको ऐड कर दिया। देखिए ओपनिंग बैलेंस 5300, वो जो मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर और एफएच अप्लाइड, ये सब टोटल बन गया। अच्छा इसी तरीके से जॉब 622, ये ओपनिंग बैलेंस, ये डायरेक्ट मटेरियल, ये जो मटेरियल रिटर्न हुआ था, ये डायरेक्ट लेबर और ये एफएच अप्लाइड, ये इनकी टोटल कॉस्ट आई जो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गई 23,000 और 29,000।